Assalamu alaikum. Welcome to JK Chemistry Lectures. In this lecture series, we study about the chemistry branches and first we discuss the organic chemistry. Now we discuss the organic chemistry. We know chemistry. What is chemistry? Chemistry is the study of matter. What is matter? Matter, we know very well, matter has four types: solid, liquid, gases and fourth is main type है प्लाज्मा. ठीक है, हम केमिस्ट्री के अंदर ये चार ब्रांचेस को स्टडी करते हैं, लेकिन जो हमारा फोकस है हमने इसमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को. हमने इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू में किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हुए. 200 साल पहले ये सोचा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं. जो इनकी क्लासिफिकेशन की जाती थी वो इस तरीके से की जाती थी, जो उनकी ओल्ड क्लासिफिकेशन थी ना, कंपाउंड्स की जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बेस पे की जाती थी. कंपाउंड को दो मतलब टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. शुरू में ये कहा जाता था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं. ये जो कंपाउंड्स होते हैं हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिविंग थिंग्स. शुरू में ये सोचा जाता था, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे वो हम लैब्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते थे, लेबोरेटरी से प्रिपेयर कर सकते थे. मतलब ये हम कहाँ से हासिल करते थे, ये हम नॉन लिविंग थिंग से हासिल करते थे. शुरू में ये सोचा जाता था कि जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ हमारे पास लिविंग थिंग से हम हासिल कर सकते हैं. और ये जो लिविंग थिंग से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, ये पूरी एक थ्योरी दी गई थी कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं. मतलब ये लिविंग थिंग्स हमारे पास जैसे प्लांट्स, एनिमल्स नेचुरली अकरिंग होते हैं, ये मेन मेड नहीं है, लैब्स के अंदर इसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे. वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास एक ख़ास कुव्वत वाली थ्योरी कि एक ख़ास कुव्वत है जो सिर्फ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करती है, अदरवाइज़ ऐसी कोई फोर्स नहीं है. मतलब इंसानों के पास वो ताकत नहीं है, ये सिर्फ नेचुरली ही पाई जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते. लेकिन फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ कि एक इनकलाब बरपा हुआ. एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक वॉयलर. इन्होंने क्या किया था, इसने एक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया था. इसने अमोनियम साइनाइड से इसने यूरिया को प्रिपेयर किया. यूरिया, ये वाला यूरिया था, ये अमोनियम साइनाइड था. उसने क्या किया, यूरिया जो था वो मैमल्स के यूरिन के अंदर पाया जाता था, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था. इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर कर दिया था, और ये जो थ्योरी थी इस थ्योरी को उसने रिजेक्ट कर दिया था. ये जो अमोनिया मतलब ये यूरिया था, ये मैमल्स के यूरिन के अंदर पाया जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था. और ये जो अमोनियम साइनाइड था ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड था. इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डिफ़ाइन थी वो गलत हो गई थी. अब जो मॉडर्न डिफ़ाइन थी वो ये थी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. इन कंपाउंड्स की स्टडी को करना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यही कंपाउंड स्टडी करते हैं. लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न वक्त आता गया उसमें हमने मतलब इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सल्फ़र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते गए. लेकिन
कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे जैसे हमारे पास कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, या कार्बन डाइऑक्साइड। इन कंपाउंड्स के अंदर क्या था, कार्बन तो प्रेजेंट था, कार्बन इन कंपाउंड्स के अंदर था, लेकिन ये कंपाउंड जो थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो ये क्या हुआ कि मतलब उन्होंने तो कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसको स्टडी करते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फीचर्स दिए गए थे जो कि हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। ये जो फीचर्स थे उसमें से जो पहला फीचर्स था वो पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। पिकुलर नेचर का मतलब एक मखसूस कोई नेचर ये शो करवाता है कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स होते हैं ना वो अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन और रिंग्स बनाते हैं, और ये जो लॉन्ग चेन और रिंग्स बनाने का प्रोसेस है या उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। मतलब कार्बन जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करवाता है, इसकी लॉन्ग चेन्स बन सकती हैं। ये जो प्रॉपर्टी होगी वो इसकी कैटिनेशन होगी। Carbon atoms links with another atom to form long chain or ring. This self-linking property is called catenation. अपने ही जैसे कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बनाता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि कैटिनेशन कहलाता है। और ये कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब वैसे ओवरऑल हम देखें तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। ये 4 वैलेंसी कार्बन बियर करता है। इसके नॉर्मली इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। सेकंड जो है कि कार्बन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, सेकंड है नॉन आयनिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं ना, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। कोवेलेंट नेचर होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं ये नॉन आयनिक होते हैं। तो वो जो कंपाउंड्स थे जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड था या कार्बन मोनोऑक्साइड था, वो कंपाउंड जो थे वो नॉन आयनिक थे, मतलब वो आयनिक इन नेचर थे, वो नॉन आयनिक नहीं थे। ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो हमारे पास थे, मतलब हो गए कार्बन जो कंपाउंड शो करवाता है जितनी भी हमारे पास लॉन्ग चेन्स बनती हैं, जैसे कि हमारे पास CH3OH है या जो भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा ले, इस तरह के जो भी कार्बन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। जबकि ये वाले जो कंपाउंड थे वो आयनिक रिएक्शंस शो करवाते हैं, इसलिए इनको नॉन आयनिक नेचर ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कंपाउंड को हमने क्यों नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर रखा था। नॉन आयनिक इन नेचर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब सिमिलर बिहेवियर शो करवाते हैं, और इस तरह सिमिलर बिहेवियर शो करवाने की वजह से ये एक सेट बनाते हैं। मतलब हम इनका सेट बना दिया गया, सेट्स को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही अपनी प्रॉपर्टी बिहेवियर अपने एक ही शो करवा रहे होते हैं, उनको हमने एक सेट बना दिया, उस सेट्स को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसका होमोलोगस सीरीज़ बनाने का मकसद क्या था कि हम जो बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स अलग अलग से स्टडी करने के बजाय ये इनका सिमिलर बिहेवियर होने की वजह से उनको एक ग्रुप्स के अंदर उनकी ऐसे क्लासिफिकेशन कर दी गई ताकि हमें ईजी हो उनको स्टडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हम जब पढ़ते हैं कि अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कीन्स वगैरह, हमारे जहन में अल्कीन का नेम आता है,
कोई अल्कीन, हमें कोई भी अल्कीन की बात करें तो फ़ौरन हमारे जहन में आ जाता है इसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अल्काइन की बात करें तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब इन कंपाउंड्स को इस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन करके उनकी होमोलोगस सीरीज़ बना दी गई, उनको क्लासीफाई कर दिया गया इस तरीके से ताकि हमें स्टडी करना ईजी हो जाए। जो हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होती है आइसोमरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नेक्स्ट आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। आइसोमरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर किस बेस पे करते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं और जो फिनोमिना होगा उसे आइसोमेरिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है C2H6O, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि अगर इससे कोई मतलब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहें तो 2 कार्बन है ना, हमने कार्बन एडजस्ट कर लिए, फिर ऑक्सीजन लगा दिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन पीछे कितने हैं, हमारे पास 6 हाइड्रोजन होंगे। 3 हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी पूरी कर दी, 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए थे, पीछे 1 हाइड्रोजन रह गया तो वो इधर आ गया। इसको हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। सेकंड, अगर हम इसका फार्मूला मतलब और तरीके से इसको ड्रा करना चाहें तो हम ऑक्सीजन को अगर हम सेंटर पे ले लें और कार्बन दोनों तरफ लगा दें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए। ये हमारे पास क्या है, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ईथर का ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड क्या है, ये मतलब इनका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, ये कंपाउंड ही डिफरेंट हो गए, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से इनका फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो गई। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, और ये जो फिनोमिना होगा वो आइसोमरिज्म होगा। मतलब ये जो कंपाउंड है वो आइसोमरिज्म का फिनोमिना हमें शो करवा रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है रेट ऑफ रिएक्शन। मोस्टली जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना वो स्लो होते हैं, तो स्लो होंगे तो इनकी यील्ड भी लो होगी। और ये प्रॉपर्टी इनकी किस वजह से होती है, इनके मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इस वजह से होती है स्लो। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। देन आयोनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की निस्बत ये स्लो होते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास फास्टली हो जाते हैं, इसलिए उनकी यील्ड ज़्यादा बनती है। लेकिन ये उनसे ज़्यादा थोड़ा कम स्लो मतलब थोड़ा स्लो होते हैं। वो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये थोड़े स्लो रिएक्शंस देते हैं, इसलिए इनकी यील्ड भी कम होती है। जो लास्ट प्रॉपर्टी है सिक्स प्रॉपर्टी है, सॉरी, इसमें हमारे पास है कम्प्लेक्स नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो कम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नेचर का मतलब कैसे है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर रहते हैं। हमें पता है हमारे पास स्टार्च का फार्मूला है C5H10O। अगर हम देखें
तो इसके आगे हम क्या होता है, एन लगा हुआ होता है। एन का मतलब हमारे पास है मिलियंस ऑफ, नेक्स्ट आगे मतलब मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आने हैं आगे। तो हम उसको इस तरह बोर्ड पे तो ड्रा नहीं कर सकते या खुद से हाथ से ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम एन लगा देते हैं। मतलब ये बहुत बड़े कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे लिविंग थिंग्स के जिस्म के अंदर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस भी हमें यहाँ से पता चल जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। और ये कम्प्लेक्स इन नेचर होता है, पॉलीमर्स से मिलके मतलब प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन के मालिक्यूल्स भी बहुत बड़े होते हैं। तो इस कम्प्लेक्स नेचर को भी ये डिस्क्राइब करते हैं। जो लास्ट इनकी एक प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और बेंजीन वगैरह के अंदर सॉल्युबल होते हैं ये कंपाउंड्स। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता होना चाहिए, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल किसके अंदर होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। आप लोग जानते हैं लाइक डिजोल्व लाइक का फिनोमिना, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इटसेल्फ नॉन पोलर होते हैं, इसलिए नॉन पोलर के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होते। वाटर की बात, पोलर और नॉन पोलर में क्या फ़र्क है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो लो होता है, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वाटर हमने कहा था पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादातर इसकी तरफ चले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए पोलर सॉल्वेंट होता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, इसलिए वो वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो बेंजीन्स वगैरह के एंथ्रासीन के अंदर सॉल्युबल होते हैं। उम्मीद करती हूँ आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।